नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिकरवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में, जहां पर आप पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में हम पढ़ेंगे पीएससी संबंधित प्रश्न पत्र नंबर 5। अभी तक हमने इसमें पल्लवन और संधि के बारे में बात कंप्लीट कर चुकी है और हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे समास। समास में जहां तक हमने जो स्टार्टिंग की थी वो केवल मैंने आपको समझाया था कि कैसे समास को पहचान सकते हैं केवल 1 सेकंड में, और हम आगे आज उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। क्या उसकी परिभाषा है, क्या जो समास में जो भेद होते हैं उनकी परिभाषा क्या मानी गई है, कैसे उसके आंसर को हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि समास के जो हमने बात की थी लास्ट टाइम कि 4 इसमें भेद माने जाते हैं पदों के आधार पर। ठीक है, ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो समास का पार्ट फर्स्ट, तो आप एक बार जरूर इसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको ये इस बात समझ में आ जाए कि हमने कितनी डीपली बातें वहां पे की थी। अब बात करते हैं 6 वेदों पे। तो हम पूरे 6 वेद आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे आज तत्पुरुष समास में, जो लास्ट टाइम हमने थोड़ा छोड़ दिया था किसी कारण से। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। होता क्या है तत्पुरुष समास पे, देख लीजिएगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें 2 पद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं समास में हमेशा 2 पद ही मान्य किए जाते हैं। 2 पद में एक तो होता है पहला पद, एक होता है दूसरा पद। तो तत्पुरुष समास की जैसा हम बात कर रहे हैं उसके आगे बात करेंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और क्या होता है। देखिए ये चीजें परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करेंगे, लेकिन चीजों में आपको पहले एक जो मैप होता है मैं आपको पहले बनवा देता हूं माइंड में, ताकि परिभाषा अगर आप भूल भी जाएं तो मैप के थ्रू आप उसको लिख सकें। तो दूसरा पद होता है प्रधान। अगर हम और बात करें तो कारक के आधार पर, अगर बात करें कारक के आधार पर क्या होता है, तो कारक के आधार पर इसमें होते हैं भेद। कैसे होते हैं, इसमें 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें से क्या होता है कारक होते हैं 8, लेकिन इसमें 6 इसलिए माने जाते हैं क्योंकि कर्ता कारक और एक आता है आपका संबोधन। ये जो होते हैं कारक इसमें यूज नहीं किए जाते, मतलब ये हो गया कि इसमें कर्ता कारक और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। इस कारण से टोटल 8 कारकों में से 2 गायब हो गए, बचे 6। तो 6 कारक के आधार पर इसके भेद मान्य किए गए हैं। एक और आता है जिसे हम बोलते हैं नए तत्पुरुष समास। इस समास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें प्रथम पद नेगेटिव होता है, मतलब नकारात्मक पद इसमें माना जाता है। तो ये चीजें आज हम पढ़ेंगे उसके बाद, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जैसा कि आपको पता है कि ये उसकी परिभाषा हो जाती है, थोड़ी सी और है इसमें, वो हम अभी परिभाषा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट जो हमारा बचा था वो था हमारा कर्मधारय समास। क्या होता है कर्मधारय समास में, बात कर लेते हैं फटाफट इसमें। तो देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, अगर हम इसमें देखें कर्मधारय समास में, तो एक चीज याद रखिएगा कि इस समास के अकॉर्डिंग होता यह है कि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना गया है कि ये तत्पुरुष समास का क्या है, एक अवयव है। तत्पुरुष समास का ये अवयव माना गया है। कितने अवयव माने गए हैं, 2, एक कर्मधारय और एक द्विगु समास। दूसरा देखिएगा कि यहां पर क्या होता है कि इसमें 2 चीजें होती हैं। क्या होता है, एक तो होती है तुलना, एक क्या होती है, तुलना होती है किसी एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, के समान, के रूपी, सम, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग देखने में नहीं आएगा, लेकिन जब उसका विग्रह करेंगे, मतलब उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे, तब वहां पे शब्द आते हैं। नेक्स्ट इसमें जो होती है, इसमें विशेषण और विशेष का प्रयोग होता है। क्या होता है विशेषण और विशेष, बात करें विशेषण और विशेष का मतलब ये होता है, विशेषण मतलब होता है एडजेक्टिव, मतलब क्या हो गया, किसी को एक विशेषता बताने के रूप में बात करेंगे। क्या होता है, मतलब विशेषता। ठीक है, जैसे अभी मैंने देखा कि भाई जो मैंने जो पहना हुआ है ये ब्लैक है। अब चाहे वो स्वेटर के रूप में हो या जैकेट हो, तो जैकेट कैसी है, ब्लैक। तो ब्लैक क्या है, इसका विशेषण है, और जो जैकेट है ये क्या है, ये विशेष है। तो विशेष क्या होता है यहाँ पे, जैकेट जो मैंने पहना हुआ है। कोई संज्ञा क्या होती है अपने आप में, विशेष्य। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो सकती है, ये सर्वनाम भी हो सकता है। तो ये हो गया विशेष, और जो उसकी विशेषता है, काली पीली नीली जो भी है, वो क्या है उसका विशेषण। तो इस प्रकार से 2 चीजों में ये आता है। ठीक है, तो समास हो गया इस प्रकार से, कर्मधारय समास 2 प्रकार के हो गया। चलिए, अगर आपने अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज एक बार जल्दी से शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम ये जो वीडियो है और बच्चों तक पहुंच सके और उनको इसका लाभ भी मिल सके कि कैसे इस शब्द को पहचानेंगे। चलिए बात करते हैं, स्टार्टिंग में आज करूंगा यहां से अव्ययीभाव समास से। अब हम यहां से फुल फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी तक हमने केवल एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको माइंड मैप बना दिया था कि आपको कैसे वो चीजों को लिखना है, या आपके माइंड में वो चीजें क्लियर हो जाए कि हम अगर अव्ययीभाव आता है तो कैसे उसका एक डेफिनेशन लिखेंगे, इसके एग्जांपल क्या लिखेंगे। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं। एक आता है भाई कि यहां ये बताइए अव्ययीभाव समास की परिभाषा बताइए,
तो एक आपको मैंने परिभाषा जो थी वो मैंने आपको माइंड मैप के रूप आपको मैंने बता दिया था। दूसरा आता है क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको लिखा है आमरण, क्या लिखा हुआ है आमरण, और पूछा जाता है ये समास कौन सा है। ऐसे बहुत से शब्द आएंगे, 5-6 शब्द आ सकते हैं। तो इसमें पूछा था कि आमरण में समास का नाम बताएं, तो मैंने ये भी आपको बताया था कि कैसे हम उसको अव्ययीभाव समास के अंतर्गत मानते हैं, क्यों मानते हैं, मैंने ये भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार उसको चेक कर लें, ठीक है। चलिए फटाफट बात करते हैं इसके आगे। तो देखिए अव्ययीभाव समास, जैसा कि आपको देखा परिभाषा क्या होती है कि इसका प्रथम पद कैसा होता है, मैं थोड़ा सा लेके आता हूं यहां पे। ये रहा आपका अव्ययीभाव समास। तो इसमें क्या होता है, जिस समस्त पद में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहला पद अव्यय, इसको ना भूलें। अगर परिभाषा लिख रहे हैं तो हमेशा याद रखें, पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या है मैंने आपको सिखा दिया है लास्ट वीडियो में, ठीक है। अव्यय पद के साथ दूसरा पद जो संज्ञा या कुछ भी हो सकता है का समास किया जाता है। अव्यय के साथ कुछ भी दूसरा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया, आमरण, क्या हो गया, आमरण। अब देखिए जो मरण शब्द क्या है, मरण शब्द ये हो सकता है क्रिया, ये जो शब्द है ये क्रिया हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है, आ। और आ शब्द कभी भी अपने आप के या अपने स्वरूप को चेंज नहीं करता है, इसलिए ये अव्यय माने जाते हैं। क्योंकि जब ये शब्द जुड़ा है आ, किसी भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया के साथ अगर जुड़ता है तो ये उस शब्द को मतलब आमरण को कभी भी चेंज नहीं करने देता। इस चक्कर में क्या कहलाता है, ये अव्ययीभाव समास कहलाता है, ठीक है। तो ये अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रथम पद के साथ मिल जाने पर समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले सिखाई थी और जो बात मैंने अभी आपको बोली है। क्या बोला है, फटाफट देखते हैं कि पहला पद क्या होता है, अव्यय, और वो किसी के साथ जुड़ जाए, चाहे संज्ञा सर्वनाम क्रिया के साथ जुड़ेगा तो उसको भी वो अव्यय बना देता है। बस यही इसमें बात मेन थी। अव्यय शब्द वे हैं जिन पर काल, वचन, पुरुष, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात मैंने आपको बता दी है। ये शब्द कभी भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, आपके पुल्लिंग हो, एकवचन हो, बहुवचन हो, और जो वर्तमान काल हो, भूत हो, भविष्य हो, किसी भी काल में ये अपने आप को चेंज नहीं करते। ये सब मैंने बातें आपको बता दी थी। चलिए अब हम देखें क्रिया विशेषण की अव्यय की भांति प्रयोग होने पर क्या होता है। ये बात है, ठीक है, लेकिन बात करते हैं, देखिए ऊपर नीचे ये बात भी आती है कि अव्यय अव्यय शब्द भी आते हैं। आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है, हमें लगा कि ऊपर नीचे शब्द में बताएं कौन सा समास है, हम देखते हैं ऊपर और नीचे ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी ऊपर नीचे शब्द ऊपर और नीचे शब्द कभी भी चेंज होता है क्या? मैं ऊपर नीचे होता हूं, हम सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो भी लड़का का नाम ले लें, राम ऊपर नीचे होता है, लड़की ले लें, कोई भी ले लें, तो ये शब्द अपने आप को चेंज नहीं करना है। भले हम चेंज हो रहे हैं, सिंगुलर से प्लुरल हो रहे हैं, एकवचन से बहुवचन हो रहे हैं, यहां पर जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो रहे हैं, लेकिन शब्द चेंज नहीं हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? अव्यय। तो ये आपका अव्यय अव्यय हो सकता है। अगर हम देखें कि यहां पे क्या हो रही है, पुनरावृत्ति मतलब होता है कि रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी शब्द आते हैं जिनमें पुनरावृत्ति होती है, जैसे धीरे धीरे, पास पास, जैसे जैसे। अगर मैं हम बोले कि हम पास पास बैठे हैं, वह पास पास बैठा है, वे सभी पास पास बैठेंगे, क्रिया चेंज, संज्ञा सर्वनाम में जो आपके कर्ता के रूप में है वो चेंज हो गए, लेकिन शब्द पास पास चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अव्यय बहुत तरीकों से बनाए जा सकते हैं। पहला क्या होता है आपका, अव्यय अव्यय शब्द हो सकते हैं। दूसरा, अव्यय जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है। ये किसी किताब में आपको देखने को जनरली नहीं मिलता। जो आप नॉर्मल किताब ले लेते हैं मार्केट से, उसमें ये शब्द नहीं आते हैं। उसमें डायरेक्ट क्या होता है, उसमें एक परिभाषा होती है और आपको लिख देते हैं ट्रिकें, देखिए आ, अनुप्रति, हर भर, यथा, सा, ऐसे शब्द आते हैं, तो ये इसमें आते हैं। कभी कभी शब्द में प्रॉब्लम भी हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ट्रिकों से ज्यादा अच्छा है कि अभी आप यहां पढ़िए, ट्रिक मैंने जो समझाई उसका हमेशा ध्यान रखिएगा। संज्ञा शब्द भी कभी कभी क्या होते हैं, संज्ञा शब्द भी ये अव्यय की भांति प्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे शब्द हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल @नेक्स्ट क्लासेस पर जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। बस अभी आपको केवल इतना करना, आपको समझना है कैसे शब्द बनते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। बहुत शब्द है, संज्ञा और अव्यय मिल सकता है। दिवसोपरांत ये संज्ञा है। दिवस क्या होता है, एक संज्ञा है। उपरांत क्या बन गया, उपरांत जो शब्द है, उपरांत जो शब्द क्या है, अव्यय शब्द होता है, क्योंकि अपने आप को चेंज नहीं करता। यहां पर विशेषण संज्ञा हो सकता है,
प्रति दिवस, दिवस कैसा, प्रति मतलब हर दिन आने वाला, तो हर जो प्रति शब्द है वो कैसा हो गया आपका विशेषण है, तो यहां पर विशेषण शब्द के साथ भी ये बन सकता है, क्योंकि प्रति दिवस कभी भी प्रति दिवसों नहीं होता, प्रति दिवसें नहीं होता, ये हमेशा वही रहेगा। ठीक है, कृदंत, कृदंत मतलब देखें, कृदंत का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो क्रिया से जुड़े होते हैं या क्रिया के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं कृदंत। तो देखिए जाते जाते, ये कभी भी शब्द अपने आप को चेंज नहीं करेगा, वह जाते जाते अचानक से रुक गया, हम सब जाते जाते रह गए, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो या चाहे एक वचन से बहुवचन हो, ये शब्द अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो गया, अव्यय। ठीक है, अव्यय और विशेषण इस प्रकार के शब्द भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यकीन मानिए अगर आप उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि अव्यय क्या होते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इसमें प्रथम पद क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा, सर्वनाम या कुछ भी हो सकता है। अगर इसके साथ ये पद जुड़ते हैं तो समस्त पद को ये अव्यय बना देते हैं। सेकंड, उसमें आप एग्जाम्पल तौर पर इतने सारे ये इस प्रकार से भी बनाए जा सकते हैं अगर इतना लिखेंगे, और एग्जाम्पल अपने आप में पूर्ण रूप से लिखे हुए, इसमें 100% आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी मार्क्स काटने की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि ये तो हुआ पीएससी का मैटर। अगर ऐसे हमारे भाई बंधु भी अगर देख रहे हैं जो अलग अलग स्टेट में एक लोकल एग्जाम मतलब जैसे आपका दरोगा है, पटवार है या पटवारी जिसे हम बोल देते हैं, यूपी में कानून गो या लेखपाल भी बोल देते हैं, या किसी भी जो आपका एग्जाम है उसमें अगर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इसमें एमसीक्यू फॉर्म में भी आते हैं कि जाते जाते शब्द जो है वो किस समाज के अंतर्गत आएगा, तो हमारे पास क्या होता है कि भाई ये लगा हुआ जाते जाते में क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, डैश, और जैसे पता पड़ता है अरे ये तो डैश लगा हुआ है और हम तुरंत उसको द्वंद्व समास में मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। जो यकीन मानिए मैं आपको वो सब चीजें पढ़ाऊंगा, एक ट्रिकों के माध्यम से पढ़ाऊंगा जो हमेशा आपको याद रहेंगी और आंसर भी सही लेके आएंगे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम कहा था पिछली वीडियो में, अगर डैश लगा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शब्द हमेशा द्वंद्व में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक तुमने बात कर ली कि भाई वो 8 प्रकार से बनाए जा सकते हैं अव्यय भाव समास। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल में क्या होता है, जनरली कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कैसे देखिएगा, यहां पे क्या होता है, आ, अनु, प्रति। ठीक है, ये प्रति इस रूप में आ सकता है, प्रत्यय के रूप में आ सकता है, प्रति, हर, भर, यथा और सा। लगभग ये जो शब्द हैं ये आपके अव्ययी भाव समास के रूप में आते हैं। ठीक है, देखिएगा यथारूप, यथो योग, सॉरी यथा योग्य, यथाशक्ति। तो यथा का मतलब होता है अनुसार, या उसके जो अनुसार जो चीजें होती हैं, जैसे कैसे बात करें, यथारूप मतलब रूप के अनुसार, बात करें यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा योग मतलब जितना योग्य हो। तो यहां पे यथा शब्द अगर जुड़ा है तो ये लगभग आपका अव्ययी भाव समास ही होता है। इसी प्रकार से शब्द आते हैं प्रति क्षण, भरपूर, अत्यंत, रातों रात। देखिए रातों रात, देखिए यहां पे क्या हुआ, शब्द की पुनरावृत्ति हो गई। अगर मैं आपको रातों रात इस फॉर्म में लिख दूं, रातों रात, अगर ऐसे भी लिख दूं तो भी इसमें कोई भी ये हम नहीं कह सकते कि ये आपका द्वंद्व होगा, क्योंकि इसमें डैश लगा, इसका मतलब ये नहीं कि द्वंद्व होगा। यहां पे शब्दों की पुनरावृत्ति है लेकिन शब्द अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो यहां पे कहलाएगा अव्ययी भाव समास। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जनरली आप इसको रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, आपका आ गया अनुदिन, देखिएगा इसमें क्या आ गया, अनु भी आ गया। आमरण, ये देखिए आ गया, आमरण, आजन्म, आजीवन। देखिए प्रति, देखिए ये रहा आपका प्रति, तो प्रतिशत। ठीक है, और भी शब्द आएंगे प्रति के रूप में, अभी देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिएगा प्रत्यक्ष, ये देखिए आ गया। मैंने आपसे कहा था कि प्रति कभी कभी प्रत्य के रूप में भी आ जाता है, तो ये रहा आपका प्रत्यक्ष। प्रत्येक, ये शब्द भी आता है इसमें, प्रत्येक। देखिए ये शब्द भी क्या है, ये प्रति के रूप में ही आ रहे हैं। आगे देखिएगा सार्थक, ये रहा आपका सा। ठीक है, सार्थक। ठीक है, सा प्रसंग, ये देखिए इसमें क्या है, ये शब्द की पुनरावृत्ति भी हो सकती है और ये इस प्रकार के शब्द उसमें आते हैं स्टार्टिंग में। और देखते हैं आगे, तो बहुत सारे शब्द हैं, मैंने आपको बहुत सारे शब्द इसमें दिए हुए हैं। ये किसी किताब में इतने सारे शब्द कहीं नहीं मिलेंगे, केवल नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से आप इतना जो हम लोग काम करते हैं आपके लिए, वो सब आपको मिलेगा केवल टेलीग्राम चैनल पर, पूरी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें बहुत सारे शब्द हैं, इतने सारे शब्द पढ़ाना इतना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कभी टाइम की लिमिटेशन होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। ये देखिए सारे सारे क्या है, ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास हैं, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, ये देखिएगा।
तो ये सारे शब्द क्या हो गए, ये सारे यहां तक जो देखें ये सभी के सभी आपके क्या हैं, ये हैं आपके अव्ययीभाव समास। चूंकि अभी मैं अगर इसको पढ़ाऊंगा तो लगभग 1 घंटा इसमें निकल जाएगा, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ये इसमें बड़ी बात होती है, बाकी आप खुद इसमें समझ सकते हैं, नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चूंकि हम बात करें आगे, तो अभी मैं आपको यहां पर तत्पुरुष समास में लिखा है, लेकिन उसको मैं पढ़ाऊंगा सबसे बाद में। उससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको द्वंद्व और दिगु के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। चलिए बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि भाई द्वंद्व समास क्या होता है, ठीक है, और दिगु क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के ऊपर। द्वंद्व समास क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है। फटाफट इसको रिकॉल करते हैं। युद्ध होता है, और युद्ध कब होता है, जब दोनों पार्टी कैसी बराबर होती है तभी युद्ध होता है। अगर एक भी पार्टी अगर प्रधान नहीं हो, मतलब अगर एक भी पार्टी कमजोर है तो वो अपने आप की हार मान लेती है। तो यहां पे क्या है, दोनों ही पार्टी कैसी है, प्रधान है। जब प्रधान है तभी तो युद्ध होगा, और जब युद्ध होगा तो समास क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल तौर पे। तो द्वंद्व समास क्या है देखिएगा, जिस समास पद में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो सकता है कि एक से ज्यादा पद भी आ जाए। कैसे आ जाता है भाई, तन, मैं थोड़ा चेंज करता हूं इसको फटाफट, तो देखिएगा यहां पे क्या आएगा, तन, मन, और ये रहा आपका धन। कितने पद हो गए इसमें, 3 पद हो गए, 2 से ज्यादा पद हो गए, कोई बात नहीं, होने दीजिए। तो लिखा है स्पष्ट रूप से, दोनों या सभी पद प्रधान होते हैं, उनके बीच में समुच्चय बोधक। समुच्चय क्या होता है, जो हिंदी मीडियम से वो समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए, कंजक्शन जो वर्ड होते हैं उनका प्रयोग होता है, और, अथवा, या, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे और, या, अथवा आदि का लोप रहता है। लोप मतलब यहां पे आप देखें तन मन धन में ये शब्द नहीं दिख रहे हैं, और, अथवा, या। जब इसे आप इनको विग्रह करेंगे तभी जाके आपको ये समझ में आएंगे कि यहां पर ये शब्द होने चाहिए थे, लेकिन समास है, समास शैली मतलब होता है संक्षिप्त, इस कारण से इनका प्रयोग नहीं हुआ। तो लोप हो जाता है तो वहां पे द्वंद्व समास होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हुई इसकी परिभाषा। ये परिभाषा पूर्ण हो गई। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। लिखा क्या है, अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है। देश विदेश, चूंकि यहां पर ये लिखा हुआ है, डैश लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा देश विदेश क्या हुआ, देश और विदेश। राम लक्ष्मण, रात दिन, खट्टा मीठा, जला भुना, माता पिता, दूध रोटी, पढ़ा लिखा, हरि हर, ठीक है। तो यहां पे हरिहर क्या होता है, हरि और हर। यहां पर हरि जो शब्द है वो विष्णु के लिए, और हर जो शब्द है वो महादेव के लिए प्रयोग करते हैं। राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, 68, 25 छात्र। हाँ, एक शब्द बड़ा इंपोर्टेंट आया यहां पे, शब्द है यहां पे 25। क्या शब्द है यहां पे, 25। अब बोलेंगे इसमें तो एक ही है, इसमें तो एक ही शब्द है, या एक ही इसमें पद है। थोड़ा सा तोड़ के देखिएगा, 25 मतलब क्या होता है, क्या होता है 25, 5 और 20। अगर कोई संख्या 10 से ऊपर जा रही है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, या जैसे 25 लिखा हुआ है, तो हमेशा वो अपनी पूर्ण संख्या के बाद, मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको लिखा है 11 है, तो ये होता है 10 और 1, 10 और 1, 25, 5 और 20, या 20 और 5। तो यहां पर इस प्रकार से शब्द आते हैं। तो कभी अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसे शब्दों को, तो ध्यान रखिएगा ये शब्द अपने आप में कैसे होते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। 25, छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं, कंद मूल फल, ये देखिएगा इसमें कितने हो गए, इसमें 3 पद हो गए, कंद मूल फल। तो 2 या 2 से अधिक, लेकिन सभी कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। तो यहां पर कंद और मूल और फल, ये आपका एग्जाम्पल निकलेगा। तो यकीन मानिए ये सब चीजें हमारी नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाई जाएंगी, जो पूर्ण रूप से आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं केवल आप ही के लिए। तो एक बार अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था आपका द्वंद्व समास कंप्लीट, सिंपल भाषा में तरीके से मैंने आपको यहां पे पढ़ाया है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो समाज का नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरी ट्रिकें समझाई है, पूरा माइंड में मैंने आपको उसमें समझाया था। यहां तो केवल हम पढ़ रहे हैं परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। चलिए बात करते हैं बहुब्री समास की ओर। तो बहुब्री क्या होता है, जैसा नाम लिखा है, बहु मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो एक शब्द के बहुत ज्यादा अर्थ या उसके जैसे अनेक अर्थ निकालने वाले हों, जैसे हम बोलते हैं पर्यायवाची। जैसे आपका शब्द होता है नीरज, नीरज शब्द है आपका, जलज शब्द है। तो ये किसके लिए प्रयोग करते हैं आप प्रयोग करते हैं कमल के लिए।
ठीक है, तो क्या हो गया कि नीरज, जलज, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं लेकिन किसी एक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसे कहते हैं पर्यायवाची या इन्हें कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में, क्या बताया था कि यहां पर कभी भी शब्द अपने आप को प्रधान नहीं मानते, ये किसी दूसरे की ओर या किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं, उसी को प्रधानता देते हैं। जैसे देखते हैं इसमें परिभाषा क्या बोलती है कि जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अर्थात समास किए गए दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ छोड़कर ये आ गया, तीसरे अर्थ या अन्य अर्थ लिया जावे। मैंने बताया था आपको, जैसे पीतांबर, मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया हुआ था, पीतांबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो ये क्या है, पीला है जिसका वस्त्र। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि भाई मैंने पीतांबर देखा, तो देखा मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पीला वस्त्र देखा, कहीं ना कहीं एक माइंड में बात की जाती है विष्णु, राम, कृष्ण या जो पीले वस्त्र धारण करते थे उस समय। तो ये एक रूढ़ शब्द है जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, इस कारण से ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द था आपका पीत वसन, ये आपका बहुब्रीहि में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये शब्द रूढ़ नहीं है। पीत वसन जो शब्द है वो रूढ़ नहीं है, अर्थ वही है पीला है जिसका वस्त्र, अर्थ वही है पीला वस्त्र, लेकिन ये रूढ़ नहीं होने के कारण ये आता है आपके कर्मधारय समास में और पीतांबर आता है आपके बहुब्रीहि समास में। ये सारी बातें हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, अगर आप नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास कहते हैं, जैसे लंबोदर का सामान्य अर्थ होता है लंबे उदर, लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, अर्थ क्या है लंबा पेट। लेकिन लंबोदर जैसे हमने शब्द बोला तो कहीं ना कहीं आपको एक गणेश जो शब्द है, गणेश की बात की जाएगी या फिर बात की जाएगी यहां पे हाथी की, वहां भी बात कर सकते हैं। तो ये क्या शब्द अपने आप को प्रधान ना मानकर यहां पे गणेश जी के लिए बात की जा रही है, इस चक्कर में से क्या बोलते हैं बहुब्रीहि समास। परंतु लंबोदर समास में अन्य अर्थ होगा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका पेट कैसा हो, लंबा हो, मतलब एक गणेश के रूप में बात की जा रही है। तो ये गणेश का पर्यायवाची भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो पर्यायवाची होते हैं वो हम कहां प्रयोग कर सकते हैं, बहुब्रीहि समास में उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपकी हुई आपकी परिभाषा, मैंने माइंड मैप आपको पूरी तरीके से बता दिया था, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अजान बाहु। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अजान बाहु, तो यहां पे जो शब्द है जानू मतलब घुटना, तक बाहुएं हैं। अजान मतलब यहां पे जो जान मतलब होती है घुटना, जिसकी बाहें बहुत लंबी हो मतलब घुटनों तक आती हो, उन्हें बोलते हैं अजान बाहु। यहां पर बहुत इसका इंपोर्टेंस भी है एक शास्त्र के अनुसार कि जिसकी जो बाहें मतलब जो हाथ होते हैं घुटनों तक आते हैं, बड़ा भाग्यशाली होता है। इसमें बात करते हैं कि भाई महात्मा, ऐसा सुनते हैं कि महात्मा गांधी की भी जो हाथ थे काफी लंबे थे, आपका अभिमन्यु इनकी बाहें भी बहुत लंबी थी, तो इन्हें अजान बाहु के रूप में बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक बात और हो गई विष्णु, यहां पे क्या हो गया, विष्णु के लिए भी ये पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। अजात शत्रु नहीं पैदा हुआ शत्रु जिसका, मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष, अगर इसमें बात की जाए कोई व्यक्ति, अजात शत्रु एक यहां पे उपाधि भी दी गई थी, आपको पता होगा वो उपाधि किसे दी गई है, अगर नहीं पता है तो लिख दीजिएगा कि हमें ये चीज नहीं पता, अगर पता है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये क्लासेस ली जाएंगी इतिहास के बारे में तो उसमें आपको पता पड़ जाएंगी। बात करते हैं वज्र पाणी, तो हमें वज्र क्या है, वज्र यहां पे एक शस्त्र है, पाणी मतलब होता है हाथ, किसी भी पर्टिकुलर वस्त्र जो आपका शस्त्र होता है या अस्त्र होता है। अब शस्त्र और अस्त्र क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो जब शस्त्र और अस्त्र मतलब हथियार जब किसी के हाथ में होता है, पर्टिकुलर हथियार एक विशेष देवता या देवी का या फिर राक्षसों का होता है, तो जब एक पर्टिकुलर हथियार किसी के हाथ में होता है तो हम उसी के नाम से उसको संबोधित भी करते हैं। जैसा आपको पता है वज्र होता है वो इंद्र का होता है, पाणी मतलब हाथ, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई वज्र पाणी मतलब एक माइंड आता है कि भाई यहां पे इंद्र की बात की जा रही है, तो क्या लिखा है वज्र पाणी मतलब होता है वह जिसके पाणी में वज्र है, कि वह जिसके पाणी में मतलब हाथ में क्या है, वज्र मतलब उसका हथियार है, अर्थात कौन हो गया यहां पे इंद्र। मकर ध्वज जिसके मकर का ध्वज है, मतलब कौन हो गया कामदेव। रतिकांत, आशुतोष, इस प्रकार से बहुत सारे देखिए इतने सारे शब्द हैं, इससे बहुत से मैं आपको शब्द इसमें लेके आऊंगा, बताऊंगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर लीजिएगा, @next classes, और उसमें हमारा लोगो भी लगा हुआ है।
ठीक है, तो ये सब चीजें आपको वहां पे मिलती जाएंगी। सप्तऋषि, षडानन, त्रिवेणी, पंचवटी, रामायण, पंचामृत, ये क्यों इसमें आते हैं, क्यों इसमें बहुब्रीहि समास में इसका उपयोग किया गया या इसका प्रयोग किया गया, तो ये सब चीजें में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे, बहुत सारे शब्द हैं इसमें, लगभग हर एक, अगर आप समास की बात करें, कम से कम 50-50 शब्दों का मैंने यहां पे शब्द लिए हुए एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपको यहां पर मिलती जाएंगी। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे शब्द हैं इसमें, तो आगे चलते हैं फटाफट इसमें। तो शब्द है आपका कर्मधारय समास, जैसा मैंने अभी आपको समझाया भाई कर्मधारय समास क्या होते हैं। तो इसमें देखिएगा ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है तुलनावाचक शब्द और एक होते हैं आपके विशेषता वाले शब्द। चलिए बात करते हैं जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। अब उत्तर पद तत्पुरुष में होता है, क्योंकि ये तत्पुरुष का एक अवयव है, तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें उत्तर पद कैसा होगा, प्रधान होगा। तथा पहला पद विशेषण अथवा उपमान हो और दूसरा पद विशेष अथवा उपमेय हो। उपमान और उपमेय क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी तुलना, जैसे सिंपल समझिए, घर में आपकी तुलना करते हैं, आपकी तुलना किससे करते हैं, किसी पड़ोसी से करते हैं, वो देखो पड़ोसी कहां से कहां बन गया, हम आज भी वहीं पे पड़े हुए हैं, तो ये पड़ोसी कौन हो गया, ये उपमान है। मान मतलब क्योंकि उसको सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए कौन बन गया, वो उपमान। और आप क्या हैं, उपमेय, यहां पर मैं लिखा है ना, मैं हमेशा क्या हूं, एक साधारण व्यक्ति मेरे घर वालों की नजर में, तो ये हो गया उपमेय और उपमान। तो यहां पर दो चीजों की बात हमेशा करते हैं। ये होगी आपकी यहाँ पे परिभाषा कर्मधारय समास की। अभी भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कमेंट में आप लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा उसमें। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। जैसे विशेषतावाचक सूत्र की बात करें तो महाराज महान है जो राजा, महापुरुष महान है जो पुरुष। इसमें शब्द क्या आते हैं, है जो, क्या आते हैं इसमें, है जो विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे। और समानता के लिए बात करेंगे के रूपी या के समान। जैसे महान है जो ऋषि, महर्षि, महासंयोग महान है जो संयोग, शुभागमन शुभ है जो आगमन। ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया, विशेषण रूपी शब्द हैं आपके जो कर्मधारय में आते हैं। आगे देखते हैं फटाफट, बहुत सारे शब्द हैं आपके, अध खिला, आधा है जो खिला, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आएंगे। अब देखिएगा उपमानवाचक कर्मधारय, जिसमें आपका बाहुदंड, बाहु है दंड समान। देखिए ये क्या आ गया आपका, समान, जहां पर समानता वाली बात की जाएगी वहां भी इनका प्रयोग कर सकते हैं कर्मधारय के रूप में। तो ये सब चीजें आप ही के लिए हैं। क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि, ये देखिए के समान या के रूपी यहां पे शब्द आते हैं। तो यकीन मानिए यहां पर नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जाएंगे, किसी किताब की आपको लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको पूरी पीडीएफ उसके एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। देखिए बहुत सारे वर्ड थे यहां पर थे, अब बात करते हैं इसके आगे, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। आप थोड़ा समझिए चीजों को, नहीं आता है फिर मैं आपको बताऊंगा फिर से एक नए डे पर, तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चीज को यहां पे सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आपने इसको लाइक, अगर आप पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप डिसलाइक भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखिएगा जरूर कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि हमें समझ में आए कि हम अभी भी कहां हमको मेहनत करनी और बाकी है। एक चीज और है, वो है आपका शेयर। तो प्लीज एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये शेयर आपके लिए बहुत और हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वहां तक पहुंचे और वो इसको पढ़ें और उनको भी इसका फायदा मिले। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ही के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पूरी टीम हमारी मेहनत करती है। तो प्लीज एक बार हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे कल, फिर नई चीजों के साथ, समास में और चीजें बात करेंगे, नई ट्रिकों के साथ, नई परिभाषा के साथ और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।